जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर श्री नलिन प्रभात, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती, कश्मीर के मंडलायुक्त श्री विजय कुमार विदुड़ी, बारामूला यहाँ के DIG नॉर्थ कश्मीर मकसूदुल जमा साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गुरिंदर पाल सिंह, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के युवा पदाधिकारी वजाहत भट्ट, मुदस्सिर, अनिका नज़ीर तथा सभी पदाधिकारी इस सभागार में उपस्थित आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के शिकार आम कश्मीरी नागरिक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के शिकार आम कश्मीरी नागरिकों को खिराज हकीकत पेश करता हूँ। 1990 से लेकर हाल के वर्षों तक हजारों आम कश्मीरी नागरिकों को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों के द्वारा बेरहमी से मारा गया। उनकी मौत सिर्फ एक घटना बनकर रह गई थी। किन्हीं परिस्थितियों में इन्हें जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। उनकी मौत पर घरवालों के आंसू पोंछने भी लोग नहीं आते थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह खोलने की बात तो दूर, उनके आंसू पोंछने का भी सवाल नहीं उठता था। किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने या ऐसे निर्दोष लोगों, हजारों बुजुर्ग माँ बाप, बीबी भाई बहन को इंसाफ नहीं मिल सका। आम कश्मीरियों की बर्बर हत्या का जिम्मेदार कौन है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। ये सच है कि कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला, कुछ मामले में FIR भी हुई, कुछ को सरकारी नौकरी भी मिली। मुझे अफसोस है कि 4 वर्षों तक मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। आज से 7-8 महीना पहले राजभवन में मैं ऐसे परिवारों से मिला था। सेव यूथ सेव फाउंडेशन के साथियों ने 150 परिवारों को मेरे पास लाया था। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मुझे जो बात समझ में आई, मुझे लगा कि परिवार के एक व्यक्ति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चों में व्यस्त हो गया। बाकी जो 2 बच्चे थे उनकी हालत ठीक नहीं। उसी तरह मैं सोच रहा था कैसे इन लोगों की मदद की जाए। बातचीत करके कुछ रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी। 29 जून मैं पहलगांव जा रहा था। अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। वहाँ तैयारियों की और सुरक्षा की बैठक अधिकारियों के साथ करनी थी। सेव यूथ और सेव फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों ने मुझे कहा कि आप जाते समय अगर अनंतनाग रुकें तो दक्षिण कश्मीर के कुछ परिवारों से आपको मिलने का अवसर मिलेगा। पहलगांव पहुंचने के पहले मैं अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर के ऐसे अनेक परिवारों से मैं मिला, उनको सुना। एक लड़की, उसने बताया कि मेरे पिता SPO थे, बर्बर ढंग से उनकी हत्या कर दी गई। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे पढ़ाया, मेरी छोटी बहन को पढ़ाया, और जिन लोगों ने हत्या की वो सरकारी नौकरी पा गए और हम लोग किस दुर्दशा में रहे ये बयान करना मुश्किल है। मेरे साथ मंच पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी थे। उस दिन मुझे तस्वीर का दूसरा पक्ष दिखाई पड़ा। फिर श्रीनगर जाने के बाद प्रशासन के अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हमने बैठक की, जिसमें
हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर, सारे डीसी, एसएसपी, अनेक वरिष्ठ अधिकारी थे। और उस बैठक में हमने ये विचार रखा तो मोटे तौर पर 3-4 फैसले लिए गए। ये इनका वाजिब हक है, जो कानून है उसके अंतर्गत इनको नौकरी मिलनी चाहिए। भारत का गृह मंत्रालय ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देता है। उसी दिन हर जिले में हेल्पलाइन बनाई गई और लोगों से कहा गया कि ऐसे परिवार जिनको कोई सहायता नहीं मिली, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने परिजन खोए आतंकवादी हिंसा में, वो ऐसे हेल्पलाइन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जिलेवार डीसी और एसपी उनकी प्रार्थना पत्र लेंगे और कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा था कि 30 दिन के अंदर ये काम हम लोग करना चाहेंगे और मुझे खुशी है कि आज ठीक 14वें दिन काफ़ी लोगों को नियुक्ति पत्र देने में प्रशासन के वरिष्ठ हमारे सहयोगियों ने सफलता पाई है। संख्या ज़्यादा है, प्रक्रिया में समय लगता है, कोई इसमें भी गलती हो जाए ये हम नहीं चाहते, इसलिए कि प्रार्थना पत्र को, एक एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। दूसरा फैसला हुआ कि जिनको आर्थिक सहायता नहीं मिली उन्हें भी आर्थिक सहायता जो सरकारी तौर पर एमएचए के द्वारा मिलता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। वो काम भी नोडल अधिकारी हमारे होम सेक्रेटरी हैं, इस काम को कर रहे हैं। एक तीसरी बात तय की गई कि ऐसे परिवार जिनमें एक को तो नौकरी मिल गई लेकिन परिवार बड़ा है, बाकी लोग परेशानी में हैं, तो उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पहले 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेटरल के मिलता था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब 20 लाख कर दिया है। बैंक के साथ मीटिंग करके हमारे अधिकारियों ने तय किया कि ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं अपितु उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी ताकि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके। चौथा फैसला हुआ कि जिन मामलों में एफआईआर नहीं हुई उन मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। पांचवा फैसला ये तय हुआ कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी आतंकवादियों ने कब्जा कर ली, उस प्रॉपर्टी को भी मुक्त करा करके जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हें दिया जाएगा। ये 5 फैसले हुए और मैं आभारी हूँ प्रशासन के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों का, जिन्होंने शिद्दत के साथ 14 दिनों में ऐसे स्थान पर इसको ले आया है जिससे मुझे उम्मीद बनी है कि अब शायद कोई भी जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हिंसा का शिकार हुआ उसके साथ न्याय जल्द हो जाएगा। इसकी कोशिश प्रारंभ हो गई। दशकों से ऐसे आतंकवाद शिकार के ज़्यादातर परिजनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 3 दशक तक उनकी ज़िंदगी सियाहपोश थी, तन्हा अपने दर्द को जीने के लिए मजबूर थे। मैंने टेरर विक्टिम्स का ग्रीवांस रजिस्टर बन गया है, हेल्पलाइन स्थापित हो गई है। अभी जो विवरण मेरे पास आया है 90 के दशक की भी अनेक शिकायतें मिली। चंद दिनों के भीतर कश्मीर घाटी से 193 ग्रीवांस रजिस्टर हुई, जम्मू संभाग से 61। अनेक केसेस में टेरर विक्टिम फैमिलीज का कहना है कि साहब एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों ने कहा कि साहब हमें मुआवजा नहीं मिला, कई ने कहा कि साहब हमारी ज़मीन और प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई थी, कुछ लोगों के घर आतंकवादियों ने गिरा दिए, उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। इसके अलावा 90 के दशक के अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें निर्मम हत्या नरसंहार हुआ लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सका, जानबूझ करके उनको छोड़ दिया गया। ऐसे भी 43 मामले पुलिस ने विशेष रूप से जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि जल्द ही उसमें भी प्रभावी कार्रवाई हो सके। वो मामले ऐसे हैं, पुलिस ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, क्लोज्ड एज ऑन ट्रेस्ड, एंटेड इन एक्विटल, क्लोज्ड एज अबेट चार्जशीट, नॉट एडमिटेड। ऐसे 43 मामले हैं जिनका रिव्यू हो रहा है। 23 मामलों में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं
एक दो का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मर्डर ऑफ जज नीलकंठ गंजू, FIR नंबर 237/1989 PS सदीगंज। किलिंग ऑफ 23 कश्मीरी पंडित एट वदामा गांधरबल, FIR नंबर 22/1998 PS गांधरबल। ऐसे अनेक मामले हैं, मैं अनावश्यक समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बाहर से शायद दिखाई नहीं पड़ता कि 3 दशक तक कैसी अंधेर गति थी। एक तरफ आम कश्मीरी नागरिक पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारा जाता था, उसका परिवार न्याय की बाट को होता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सौदागर थे जिनका काम था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना। उनकी कब्रों पर रो रो कर ऐसे दर्जनों सौदागरों ने अपना कारोबार चलाया। एक खतरनाक साजिश के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के इनकाउंटर पर भी यहाँ जुलूस निकाले जाते थे। आम कश्मीरी जो आतंकवादियों की गोली का शिकार होता था, उनके जनाजे में लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे। अनेक कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स यहाँ थे जिन्हें मैं दहशतगर्दी का सौदागर कहना चाहूँगा, वो तो कभी शामिल होते ही नहीं थे। इसी बारामूला के फतेहगढ़ गांव में 9 जून 1992 9 जून 1992 के दिन वली मोहम्मद लोन साहब के बेटे बशीर लोन को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोली मारी। वो नौजवान अल्लाह की इबादत कर पास की मस्जिद से लौट रहा था। आतंकवादियों ने घर वालों को चेतावनी देते हुए कहा था, 2 कब्र और खोद कर रखना, हम जल्द वापस लौटेंगे। 1 साल बाद हिजबुल के आतंकवादियों ने 2 अन्य बेटों गुलाम मोहिद्दीन लोन और अब्दुल रशीद लोन को अगवा करके ले गए। आज तक उनकी लाश नहीं मिली। वली मोहम्मद साहब ने अपने तीनों बेटों को खो दिया। जम्मू कश्मीर और भारत ने 3 देश के सच्चे सपूतों को खोया। वली मोहम्मद और उनकी बेगम भी अब इस दुनिया में नहीं है। बशीर लोन का बेटा तनवीर अब बड़ा हो गया। वो आज इस कार्यक्रम में अपनी माँ के साथ मौजूद है। माँ बेटों का इंसाफ के लिए 3 दशक का इंतजार आज खत्म हुआ है। आज पहली बार वो दुनिया के सामने आए हैं, उस सच को सामने रख रहे हैं जिन्हें दहशतगर्दी के सौदागरों ने दबा कर रख दिया था। इन कारोबारियों ने एक नैरेटिव चलाया था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी असली विक्टिम है। आम कश्मीरी जिनको इन आतंकवादियों ने मारा वो सिर्फ एक सरकारी आंकड़े बनकर रहे। एक और नैरेटिव चलाया जाता था, पुलिस और आर्मी ये अग्रेसर है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ये विक्टिम है। यह नैरेटिव सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी और कश्मीर में दहशतगर्दी के सौदागरों के सहयोग से झूठ का प्रचार विदेशों में भी किया जाता था। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के शिकार वली मोहम्मद जैसे पिता लंबे समय तक मानसिक यातना झेलते हुए इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कश्मीर में दहशतगर्द के कारोबारियों समेत पूरा टेरर इकोसिस्टम इनके दर्द, इनकी तकलीफ की लीपापोती में लगा हुआ था। इन परिवारों को सिर्फ भावनात्मक तकलीफ नहीं थी, पीड़ा इस बात की थी कि जिस व्यवस्था से मरहम की उम्मीद थी, उस व्यवस्था ने उनकी उपेक्षा की, उनके जख्मों को और गहरा किया। यहाँ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खानदान को सरकारी नौकरियाँ दी गईं, लेकिन तनवीर जैसे नौजवानों और वली मोहम्मद जैसे मजबूर बाप की सहायता करने वाला कोई नहीं आया। 26 साल से यही इंतजार कुपवाड़ा के लीलम गांव की राजा बेगम ने किया। 1999 में आतंकवादियों ने उनके शौहर गुलाम हसन लोग, बेटे जावेद अहमद और इरशाद अहमद, बेटी दिलसादा, इन सब की निर्मम हत्या कर दी। भारत माता के इन संतानों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देने और भोजन देने से मना किया। राजा बेगम आज हमारे बीच उपस्थित है। उनके दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इंसाफ उन्हें जरूर मिलेगा। 26 साल का लंबा इंतजार उन्होंने किया है, अब उन्हें दुख नहीं सहना। मैं राजा बेगम और ऐसे सभी परिवारों के साथ, मैं नहीं पूरा प्रशासन खड़ा है जम्मू कश्मीर का। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के शिकार ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में संबंधित परिजनों का
पंजीकरण कराया जा रहा है। नौकरी तथा स्वयं बिजनेस शुरू करने के लिए उचित सहायता का, जैसा मैंने जिक्र किया, जरूर दिया जाएगा। ऐसे पुराने केसेस जिसमें न्याय नहीं हुआ है उसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन तेज गति से होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन समाप्त हो गया जब दुर्दांत आतंकी के परिवार वालों को नौकरी मिलती थी। आम कश्मीरियों के हत्यारों को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब उन्हें चिन्हित करके सरकारी नौकरी से निकालने का काम भी प्रारंभ हो गया। अब जो आतंकवाद के जेन्युइन विक्टिम्स हैं उन्हें पूरी तरह से रिहेबिलिटेट करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। इस अभियान की शुरुआत आज आप सबकी उपस्थिति में हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 29 जून को मैं ऐतिहासिक तारीख मानता हूँ। जैसा मैंने बताया, अनंतनाग में टेरर विक्टिम फैमिली से उसी दिन मैं मिला था और उनकी आवाज़ खोल करके पूरी दुनिया के सामने आई थी। उस दिन सच्चे कश्मीरी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी और उनके परिवार ने दुनिया को आकर बताया था कि किस तरह आतंकवादियों ने उनके परिवार वालों का लहू बहाया था। मैं मानता हूँ इस देश का लोकतंत्र और भारत का संविधान हर किसी को अपनी बात कहने और रखने का हक देता है, लेकिन हमारा लोकतंत्र और संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों उनके सरपरस्तों को शहीद बनाकर पेश किया जाए। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाले किसी को भी इजाज़त नहीं देता और मैं दहशतगर्दी के कारोबारियों से कहना चाहता हूँ कि वे देश की अस्मिता को नुकसान पहुँचाने वाले नैरेटिव बंद कर दें। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा TRF और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की भाषा बोलना बंद कर दें। संविधान ने व्यक्ति की आज़ादी जरूर दी है, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप आतंकवादियों के नैरेटिव को जम्मू कश्मीर में चलाकर यहाँ खून पसीने से स्थापित की गई शांति को आप नुकसान पहुँचाएंगे। संविधान में ऐसे व्यक्तियों की सजा का भी प्राविधान है और लोग अगर TRF की जुबान बोलेंगे तो उन पर कानून के तहत कानून सम्मत कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। चंद ऐसे लोग हैं जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर अभी भी टेरर इकोसिस्टम को ऑक्सीजन और खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए इस संकल्प जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों ने 22 अप्रैल के बाद जो ताकत दी है, इससे मुझे मेरा भरोसा और बढ़ा है। पहली बार कश्मीर और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक सड़क पर उतरा आतंकवादी हिंसा के खिलाफ, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से और विशेष रूप से मीडिया के अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि असली टेरर विक्टिम फैमिलीज की गरिमा लौटाने, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप भी इसमें सहयोग करिए। उनकी तकलीफ़ों, उनके साथ हुए अन्याय को पूरी दुनिया के सामने बताने की ज़रूरत है। मैं आतंकवाद के शिकार इन सभी परिवारों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि वे मेरे अपने परिवार से अलग नहीं हैं। पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन उन्हें अपना परिवार मानता है। मैं आप सभी के परिवार का सदस्य हूँ, आप मेरे परिवार के अजीज मेंबर हैं। आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने जिलों के डिप्टी कमिश्नर साहब को सरकारी नौकरी, बिजनेस या हर प्रकार से कैसे आपको रिहेबिलिटेट किया जाए, आपको जस्टिस कैसे मिले, ये जल्दी से जल्दी प्रार्थना पत्र देने का काम आप पूरा करिए। आप एक नया जीवन शुरू कर सकें, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आपकी आंखों से आंसू पोंछ कर उसमें नए सपने भरने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह संकल्पबद्ध है। जिन्हें आज नौकरी मिली है, उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह सिलसिला चलता रहेगा। आने वाले दिनों में जितने भी अहर माने एलिजिबल निकटतम संबंधियों को नौकरी दी जाएगी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी न्याय हो, इसका भी प्रबंध किया जाएगा। मैं सभी परिवारों के प्रति फिर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मीडिया के मित्रों का भी मैं आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 2 पंक्तियाँ करके मैं बात खत्म करूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है।
पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।